अभी आजकल तो बहुत सारे टेस्ट है, टीएमआईटी है, साइकोमेट्री टेस्ट है, तो उसमें हमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपका कौन से करियर्स में आपका टिल्ट है। ओके, सो स्ट्रीम सिलेक्ट करने के पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करने में होने वाली गलतियां हम लोग देखते हैं। क्या होता है, इसका मतलब आउट ऑफ 13 लाख स्टूडेंट्स 5000 स्टूडेंट्स ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में जा रहा है, तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है? बाकी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, फिर उनका वो कैपेबिलिटी था क्या? ओके, या उनको किसी ने फोर्स किया? फिर अगर सपोज हमें ये इंस्टीट्यूट नहीं मिले तो अपना लाइफ खत्म हो गया क्या? हम ऐसा क्या एडिशनली इनको प्रोवाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे वो हमारे क्लासेस लगाने के लिए बाकी ब्रांड्स को कॉम्प्रोमाइज करके हमारे पास आए? हम लोग गुरुकुल अप्रोच से चलते हैं। गुरुकुल अप्रोच मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अफजल शेख और सोहम एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट हम लेके आए। सोहम एजुकेटर्स पिछले 15 सालों से कॉमर्स फील्ड में और पिछले कुछ सालों में हम आर्ट्स स्कूल सेक्शन में भी आ चुके हैं। अब टाइम आ गया है साइंस सेक्शन के लिए। आपको मिलाना चाहता हूँ मैं अनिल सर से। पिछले 15 सालों से सर कल्याण में एक लीडिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है विधान फाउंडेशन, सर स्पीड मैक्स ट्रेनर है और पिछले 15 सालों से सर करीब 250 सेशंस ले चुके हैं। सर एजुकेशनल कंसल्टेंट भी है। तो पिछले कुछ सालों से सर जो है बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे चुके हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम साइंस से रिलेटेड और अपने क्लासेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आपको शेयर करना है। जिस तरीके से हम सोहम एजुकेटर्स डोंबिवली में साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, इन द सेम वे हम कल्याण में सर के साथ कॉमर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा और सर का मिलाकर हम एक लीडिंग इंस्टीट्यूट को और स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे और आप सबके लिए हम और भी बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हमारे सर से। अनिल सर, सर आपसे पहले तो हम ये पूछ लेते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th अपीयर करते हैं, तो उनके मन में ना कि डाउट होता है कि कॉमर्स लें कि साइंस लें कि आर्ट्स लें। तो क्या चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए एक स्टूडेंट को जिससे वो डिसाइड कर पाए कि मतलब वो साइंस में अच्छा है कि कॉमर्स में अच्छा है या आर्ट्स में अच्छा है? फिर साइंस में अपन आते हैं अलग से स्पेशली कॉमर्स के लिए, लेकिन फिलहाल साइंस में बात करने से पहले जनरल आपसे मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें देखना चाहिए स्टूडेंट्स को। बेसिकली ना, स्ट्रीम सिलेक्ट करने के पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करने में होने वाली गलतियां हम लोग देखते हैं। क्या होता है, एक दो तीन कॉमन गलतियां हैं स्टूडेंट्स की, जो 100% मैं अभी गए 15 ईयर्स से देख रहा हूँ। फर्स्ट केस, वो ग्रुप में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, मतलब मेरा फ्रेंड जा रहा है कॉमर्स में इसलिए जाना है, या मेरा फ्रेंड साइंस में जा रहा है इसलिए जाना है। हम तो डूबे सनम ऐसा वाला। हाँ, करेक्ट, तुमको भी ले डूबेंगे। सर। सेकंड केस, मेरे फैमिली का प्रेशर होता है। ओके, कि मेरे घर पे मेरे चाचा के लड़के ने साइंस किया है तो तुझे भी साइंस करना ही पड़ेगा, फिर तुझे इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, मेडिकल में ही जाना पड़ेगा। वो स्टूडेंट का कैपेबिलिटी चेक ही नहीं होता है। ओके, सो दैट इज अ फर्स्ट मिस्टेक कि स्टूडेंट का कैपेबिलिटी चेक किए बिना हम लोग डिसीजन लेते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, हम लोग परसेंटेज तक रुकते हैं। मतलब जून में पहले परसेंटेज देखेंगे, फिर 80 अबव होगा तो फिर साइंस के बारे में सोचेंगे, 60 टू 80 में होगा तो कॉमर्स के बारे में। तो ये जो एक ट्रेंड है ना, 60 से नीचे तो फिर वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर आर्ट्स में। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, सेंट जेवियर जैसा कॉलेज है जिसका आर्ट्स का कट ऑफ 92 है। ओके, एमसीसी पोद्दार जैसे कॉलेजेस है जिसका कॉमर्स का कट ऑफ 92 है। मेरा ऐसा मतलब बोलना था कि बहुत से आज भी लोगों को इंडिया में ये लगता है कि सबसे डिफिकल्ट साइंस, करेक्ट। फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। तो सर क्या ये है या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है? यही सोच बदलने की जरूरत है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि कैपेबिलिटी वर्सेस फैसिनेशन, ये जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना है कि कोई कर रहा है इसलिए हमें कॉमर्स करना है या साइंस करना है या आर्ट्स करना है, ऐसा नहीं है। हमें कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, 10th तक भी। ओके, अभी आजकल तो बहुत सारे टेस्ट है, टीएमआईटी है, साइकोमेट्री टेस्ट है, तो उसमें हमें क्लियरली पता चल जाता है कि आपका कौन से करियर्स में आपका टिल्ट है। ओके, सो उस करियर के हिसाब से हम लोग व्हाट वी कैन से स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं।
सपोज सब्जेक्ट वाइज भी अगर ऑब्जर्व करें तो 10th तक का अपना फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उस पे भी हम लोग थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं कि अगर मुझे साइंस और मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मेरे लिए साइंस फील्ड है। अगर मुझे सिर्फ मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में जाना अच्छा होता है। सपोज लिटरेचर, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स इज द परफेक्ट फील्ड फॉर मी। सो ये टाइप से हम लोग सब्जेक्ट कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है उसमें आपका स्कोर कैसे आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रीम्स को। परसेंटेज पे डिसाइड करना हमें बंद करना है। और अगर सपोज अभी ऐसा होता था एक 10-15 साल पहले तक, 20 साल पहले तक गाइडेंस नहीं था उतना, ठीक है? लेकिन आज एज अ गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सोहम एजुकेटर विधान फाउंडेशन इज रेडी टू गाइड यू। आप कभी भी हमारे सेंटर्स पे आके फ्री गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको एक्चुअली क्या करना है। मतलब ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह आपका 10th का एग्जाम होने दो, 10th का एग्जाम होते ही हमें कांटेक्ट करो, हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे एंड विद द साइंटिफिक मेथड्स गाइड करेंगे, ठीक? अच्छा। कि कैसे हमें स्ट्रीम सिलेक्ट करना। हाँ, ये कई बार ऐसा देखा हमने सर कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस कई बार वो उसमें मैच ही नहीं होता। हाँ, करेक्ट। लाइक स्टूडेंट्स को कुछ अलग करना है बट पेरेंट्स वांट कि तू ये फील्ड में जाए, तो उसके ऊपर सर आपका क्या बोलना है? एक्चुअली मैंने ये बहुत बार देखा है गए 10-15 सालों में कि पेरेंट्स को एनडीए में जाना था या पेरेंट्स को इंजीनियरिंग करना था, लेकिन उस वक्त में उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं था या फिर गाइडेंस नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, और ऐसा उनको एक प्रेस्टीज इशू होता है कि अगर मेरे स्टूडेंट ने साइंस नहीं लिया तो फिर बाकी बिल्डिंग वाले क्या बोलेंगे। ओके, कॉमर्स में गया तो बाकी बिल्डिंग वाले क्या बोलेंगे, आर्ट्स लिया तो क्या बोलेंगे। ये सब चीजें दिमाग में है और ये क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। करेक्ट है। तो सर जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने साइंस लिया, तो बहुत से लोग का ना एक परसेप्शन ये है कि साइंस मतलब या तो आप सिर्फ डॉक्टर बनने वाले हो या तो आप इंजीनियर बनने वाले हो। तो सर इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? क्या साइंस सिर्फ इतना ही है या क्या है सर साइंस? एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। आज जो मार्केट में एक हवा बना के रखा है, जेडबलई एंड नीट, यही इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और जेडबलई नीट के लिए ही प्रिपेयर कर, मतलब अगर आप साइंस लेते हो और जेडबलई नीट नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कुछ तो मिस कर रहे हो, ये इनको बना के रखा है। हाँ। ओके, बट साइंस लेने के बाद इतने सारे ऑप्शंस है। ओके, मीन्स आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मेडिकल इंजीनियरिंग तो है ही। इंजीनियरिंग 22 टाइप्स का है। ओके, 22। 22 टाइप्स का इंजीनियरिंग है। ओके, वो और भी बहुत सारे होंगे, मैंने आपको एक जनरल इंजीनियरिंग के टाइप्स बोला है। ओके, जो पॉपुलर है, जो लोग करते हैं। कि मेडिकल में हमें सिर्फ एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस ऐसे कुछ 3-4 फील्ड पता है, बट उसके अलावा भी पैरामेडिकल फील्ड में 7-8 ऑप्शंस है। अरे सो हमें डॉक्टर बनना ये डिसाइड करो, फिर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अगर सपोज इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना है तो आर्किटेक्चर, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर बहुत चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है और ऐसे एन नंबर ऑफ, मतलब अगर सपोज मैं वो बताने लग जाऊँ तो आज का पॉडकास्ट उसमें ही खत्म होगा। हाँ, तो मैं ये आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे जो चीज़ें सर ने बताई है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये फील्ड के बारे में और जानना है, तो जैसे सर ने बताया कि आप इवन यहाँ पर भी आ सकते हो, उड़ान फाउंडेशन, डोंबिवली या फिर कल्याण, आप कहीं पे भी आओ, हमसे बात करो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है सर प्रोवाइड करेंगे। और जैसे सर ने बताया कि पूरा पॉडकास्ट उसमें ही चला जाएगा, बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें इतनी है, इतना ज़्यादा नॉलेज है सर का, कि सर आपको पूरा डिटेल में एक-एक कोर्स के बारे में, उसको एग्ज़ाम क्रैक कैसे करना है, कितने मार्क्स का है वो, और इवन उसमें एमसीक्यू कितना है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सर से आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सर हाँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हाँ, हाँ, नहीं, बट एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि पेरेंट्स को क्यों आना चाहिए, तो हर साल एक एग्जाम्पल इंजीनियरिंग का लेके देखते हैं और उसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। 12,50,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर अराउंड, इस साल 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने जेडबलई का फॉर्म भरा है, मतलब जिनको इंजीनियरिंग करना है। ओके, उसमें से फर्स्ट 2.5 लाख स्टूडेंट्स गोज टू जेडबलई एडवांस और उसमें से आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी जैसे जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे सिर्फ फर्स्ट 5,000 स्टूडेंट्स जाते हैं। ओके, इसका मतलब आउट ऑफ 13 लाख स्टूडेंट्स, 5,000 स्टूडेंट्स ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में जा रहा है। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है? बाकी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, फिर उनका वो कैपेबिलिटी था क्या? ओके, या उनको किसी ने फोर्स किया? फिर अगर सपोज हमें ये इंस्टीट्यूट नहीं मिले तो अपना लाइफ खत्म हो गया क्या? हाँ, तो नहीं,
अपने पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब आईआईटीज है, आईआईएससीज है, एनआईटीज है, फिर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है, बिट्स पिलानी, वीआईटी, शिव नाडर जैसे। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी अंडर आएंगे तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, मीन्स विजेटिया है, सरदार पटेल, वीआईटी, एमआईटी, देन सीओईपी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है। फिर टॉप मोस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के आते हैं, के सोमैया, फादर एग्नेल, विद्यालंकार, विवेकानंद। सो ये जो बाइफर्गेशन है, ये सारे मैं उनके नाम ले रहा हूँ जिनमें 100% प्लेसमेंट है। सो अगर स्टूडेंट वहां से इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है तो उसके पास जॉब रेडी है, उसे वो करना है या आगे पढ़ना है, एमएस के लिए जाना है, एमटेक करना है, दैट इज स्टूडेंट चॉइस। करेक्ट, करेक्ट। बट ये सब चीजें, ओके, अभी इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, ओके, सीईटी के बेसिस पे, जेडबलई के बेसिस पे, कितने सीट्स होता है, ये सब इन डिटेल, ये तो एक फील्ड का हुआ, ओके। ऐसे भी कुछ फील्ड्स है, मतलब एरोनॉटिकल है, मरीन है, जिनके लिए एंट्रेंस लगता नहीं है, आप 12 के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। So, ये जो अंदर की बातें है ना, ये एक फील्ड के बारे में बताया। करेक्ट। ऐसा मेडिकल के बारे में पूरा स्टडी है, ऐसा फार्मेसी के बारे में, ऐसा आर्किटेक्चर के बारे में, ऐसा एनडीए के बारे में। सो ये सब चीजों पे अलग से पर्सनली मैं काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट्स का। तो सर आप स्टूडेंट्स को ये भी बताएँगे कि कॉलेज कौन-सा सिलेक्ट करना है और कॉलेज सिलेक्शन में भी आप हेल्प करेंगे उनको? स्टूडेंट को मैं, कॉलेज तो बहुत देर बाद की बात है, स्टूडेंट को कौन सा एग्जाम देना चाहिए यहाँ से हम लोग गाइड करते हैं। ओके, एंट्रेंस। यस, करेक्ट। मतलब सब लोग जेडबलई के लिए जाएंगे तो सिर्फ जेडबलई का जो एनटीए इंस्टीट्यूट है उसको फॉर्म फी मिलने वाला है, आपका एडमिशन नहीं होने वाला। आज लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें से सिलेक्शन कुछ हजारों का ही हो रहा है। तो ये चेक करना ये एक प्रोफेसर का काम है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, विद इन अ मंथ, विद इन 1.5 मंथ, अप्रैल एंड मई, हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्टूडेंट का कैपेबिलिटी क्या है। अगर सपोज वो स्टूडेंट जेडबलई के कैपेबिलिटी का नहीं है, तो हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि वो जेडबलई के कैपेबिलिटी का नहीं है, तो उसको सीईटी देने दीजिए। जेडबलई से अच्छा कॉलेज, जेडबलई दे के जो कॉलेज मिलने वाला ना, उससे कई गुना अच्छा कॉलेज सीईटी पे बेसिस में। ओके, सीईटी अगर वो नहीं दे पाता है तो उसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो पर्सनली कॉलेज कंडक्ट करता है, और वैसे भी वो अच्छे कॉलेजेस में जा सकता है। थर्ड केस, वो स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा स्टडी किया जाता है, मतलब उसका कैटेगरी क्या है, उसके पास कौन से डॉक्यूमेंटेशंस है, कौन से डॉक्यूमेंटेशंस अगर वो करेगा, अगर वो ओपन कैटेगरी भी है, जनरल कैटेगरी अगर उसका है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर वो करेगा तो उसको फीस में भी बेनिफिट मिलेगा। ओके। मतलब हम लोग दोनों तरीके से गाइड कर रहे हैं। हाँ, इतना इन्फॉर्मेशन सर है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होता है। सबको यही पता है सीईटी या जेईई यही एग्ज़ाम्स हैं। नहीं, और क्या होता है, पेरेंट्स सर्च नहीं करते हैं। हाँ, पेरेंट्स क्या करते हैं, बैनर पे एडवर्टाइजमेंट देखता है, टीवीज पे एडवर्टाइजमेंट देखता है, और वैसे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के पास जाता है, तो एडमिशन ले लेते हैं। बैनर से याद आया, सर मुझे ये नहीं समझता है कभी-कभी, मतलब कॉमर्स में तो ठीक है, साइंस में मैंने देखा सर एआईआर इनके पास भी है, एआईआर उनके पास भी है। ऐसे 3-4 इंस्टीट्यूट में कैसे वो स्टूडेंट सब पढ़ के या मतलब क्या है ये सर? लास्ट ईयर का लोकसत्ता में आया हुआ आर्टिकल है, जहाँ पे सेम स्टूडेंट का फोटो, 2-3 अलग-अलग, मैं नाम नहीं लूँगा, बट 2-3 अलग-अलग ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में दो सेम स्टूडेंट का फोटो था। ओके, तो अगर रिजल्ट्स पे देख के हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग तो अपने खुद को फंसा रहे हैं 100%, क्योंकि उसका एआईआर 1 आया, शायद उसने 3 इंस्टीट्यूट से पढ़ा भी होगा, वी डोंट नो, बट टाइम है देखिए, पहला एआईआर 1 आया था, पढ़ा होगा, पढ़ा दो, बट पेरेंट्स उतने समझदार है। सो बेसिकली एआईआर आना या फिर टॉपर आना, इसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लगता है। ओके, अगर मैं ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में या बड़े नाम वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लूँ, तो मेरा एआईआर आने वाला है, ये सोच गलत है। वहाँ पे आपके साथ क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आपको वहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हर साल 12th खत्म होते-होते मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, और वो बोलते हैं कि सर 2 साल हो गए, बट मुझे समझा कुछ भी नहीं है, अभी लास्ट 2 महीने बाकी है, अभी आप कुछ मिरेकल करो तो मुझे फरवरी या मार्च वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम है या जनवरी वाला अटेम्प्ट है, वो अच्छा जाए। बट 2 महीने में हम लोग मिरेकल नहीं कर सकते हैं, 2 साल में करना पॉसिबल है। ओके, इसलिए ये गुड थिंग्स टेक ट्राई है ना सर? ये करेक्ट। 100%, इसलिए ये पॉडकास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स एडमिशन फीस पे करते हैं, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, और उनके सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका एक पैन इंडिया सिस्टम होता है, वो सिस्टम के हिसाब से वो चलता है। अपना स्टूडेंट अगर वहाँ पे नहीं बैठा, ओके, तो वो उस कंपटीशन से
बाहर निकल जाता है, उनके पास एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को स्टार्ट करके रखता है, ओके? कंडीशंस अप्लाई करेंट। सो ये सब चीज़ों पे अगर ऑब्ज़र्व किया, तो हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो प्रोफेसर्स क्वालिटी में बेस्ट हो, अ, टीचिंग मटेरियल पे बेस्ट हो, स्टडी मटेरियल पे बेस्ट हो, ओके? सिस्टम उसका सब मतलब एसी क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स, देन स्टडी मटेरियल, ऐप प्रोवाइड करना, हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली, जैसे आपने बोला कि ऐप प्रोवाइड करना, एसी क्लासरूम, बेस्ट क्वालिटी टीचिंग, अच्छे नोट्स, ये सर मार्केट में जो क्लासेस है, जो भी ब्रांडेड क्लासेस से लेकर लोकल क्लासेस तक, ये सब कुछ हर एक क्लासेस ऑलमोस्ट 19-20 प्रोवाइड कर ही रहा है। हम एज़ अ विधान फाउंडेशन, एज़ अ सोहम एजुकेटर्स, हम ऐसा क्या एडिशनली इनको प्रोवाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, जिससे वो हमारे क्लासेस लगाने के लिए बाकी ब्रांड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे पास आए? बेसिकली मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस देखा हुआ है, ओके? और अपने सारे प्रोफ़ेसर्स जो हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही है। तो उनको एग्ज़ैक्ट पता है और जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाता है, वो मेडिकल बैकग्राउंड मतलब जो सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें से वो गए हुए हैं, ओके? सो उतना क्वालिटी फैकल्टीज़ है, टीचिंग मटेरियल हम लोग बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सब लोग जैसा आपने बोला 19-20 होता ही है, ओके? बट 3 मेन सपोर्ट जो हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट, कौन-सा एंट्रेंस एग्ज़ाम उसके लिए पॉसिबल है या उसके लिए कैपेबल वो स्टूडेंट कैपेबल है, ओके? ये हम लोग उनको डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट केस। फिर वही एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड्स दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ एंट्रेंस पे फोकस करता है। एट द एंड 11th-12th पे वो ध्यान नहीं देते, बोर्ड्स पे फोकस नहीं करते और एट द एंड ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट को एंट्रेंस थोड़ा बहुत आ रहा है, बट बोर्ड्स ना आने की वजह से वो एलिजिबल ही नहीं होता एंट्रेंस के। ऐसा बहुत बार हमने नहीं सर, ऐसा भी मैंने कुछ इंस्टीट्यूट में देखा है कि वो पहले पूरे साल 11-12 पे ध्यान देते हैं और लास्ट-लास्ट में फिर वो जाग जाते हैं कि अभी बोर्ड्स, हाँ, इसके ऊपर भी ध्यान देना, सीईटी या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस पे भी ध्यान देते हैं। सभी है। 2 टाइप के इंस्टीट्यूट्स अभी फिलहाल मार्केट में है और अपना तीसरा टाइप। सो 2 टाइप के इंस्टीट्यूट जो है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा है जो लोकल इंस्टीट्यूट्स है, उनके पास एंट्रेंस का वो लेवल का पढ़ाने का स्टाफ नहीं। तो वो क्या करता है, बोर्ड्स पे फोकस करता है पूरा 2 साल और लास्ट में 2 महीने में एंट्रेंस भगा के खत्म किया। मतलब एक डिक्लेयर करते हैं ना कि खत्म किया, किया हमने। ये हाँ, पर उससे स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा। करेक्ट। बोर्ड्स में स्कोर करके आपको एडमिशन इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए नहीं मिलने वाला। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ इंस्टीट्यूट्स पूरा का पूरा फोकस एंट्रेंस पे ही करता है और लास्ट में 2 महीने में बोर्ड्स क्लियर करता है, बट बोर्ड्स का एलिजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको को 95% नहीं चाहिए बोर्ड्स में, बट एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो फुलफिल होना चाहिए, वो भी नहीं होता है कुछ स्टूडेंट्स का। और लास्ट ईयर एक एग्जांपल है, जेईई में 98 परसेंटाइल था, बट बोर्ड्स में जो 75% मिनिमम लगता है, वो नहीं फुलफिल हो पाया, नहीं जा पाया है। कैपेबिलिटी था, बट नहीं जा पाया। ओके। सो यही चीज़ हमने हमने क्या किया है, मार्केट का सर्वे किया और क्या-क्या लूपहोल्स है, वो एग्ज़ैक्ट बाजू में निकाला है। फर्स्ट केस जो मैं अभी आपको बता रहा था, बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस दोनों पढ़ाते हैं और वो एट अ टाइम पढ़ाता है। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स पहले खत्म किया, एंट्रेंस बाद में, या एंट्रेंस पहले, बोर्ड्स बाद में। बोर्ड्स एंड एंट्रेंस साइमल्टेनियसली, दैट इज़ अ वन केस। सेकंड केस हम लोग गुरुकुल अप्रोच से चलते हैं। गुरुकुल अप्रोच मतलब अगर आपको याद होगा तो मतलब आपने कभी सुना होगा तो कुछ 200-300 साल पहले स्टूडेंट प्रोफेसर के घर पे रहते थे, कि गुरुज़ बोलते थे। गुरुज़ के घर पे रहते थे और वहाँ पे वो शिक्षा लेते थे, तो दिन भर उनका एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड नहीं होता था। मतलब वो पूरा कॉन्संट्रेट कर पाते थे क्योंकि दिन भर वही करना है। हम लोग अभी रख तो नहीं सकते घर पे, हाँ, मत बट क्या करते हैं, दिन भर का शेड्यूल देते हैं। ओके। तो जिसमें टीचिंग आवर्स हैं, स्टडी आवर्स हैं, डाउट सॉल्विंग आवर्स है। सो ऐसा एक 8-9 घंटे का जो शेड्यूल है, वो 8-9 घंटे का शेड्यूल उनको देने के बाद है ना, स्टूडेंट अगर यहीं से प्रिपेयर करके घर पे जा रहा है, तो घर पे जाने के बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को भी टेंशन नहीं है। वो उनका टाइम स्टडीज़ पे देने मतलब पेरेंट्स को एक टेंशन होता है, अभी ये घर पे मेरे सामने बैठा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो एक टेंशन होता है। फिर वो झगड़े होना घर पे, ओके, पेरेंट्स बोल रहे हैं बैठ बैठ पढ़ने के लिए, स्टूडेंट बोल रहा है मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। ये सब चीज़ें हम लोग बंद कर रहे हैं। आप घर पे पेरेंट और स्टूडेंट अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हमारे पास आके आप पढ़ाई करो, डाउट सॉल्व करो, लेक्चर अटेंड करो और घर पे जाओ। समझ। सो एवरी रिस्पांसिबिलिटी वी आर गोइंग टू टेक। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट,
आपका रिजल्ट, अभी हर स्टूडेंट फर्स्ट नहीं आने वाला, हाँ, तो आपका रिजल्ट कुछ भी लगे, आपके एडमिशन का गारंटी ले। सो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करवाना, जैसे मैंने अभी रिजल्ट पहले बोला कि मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, यस क्योंकि रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद भी अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, करेक्ट, तो ये और बेस्ट चीज़ है। मेरे पास स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए, आर्किटेक्चर कर रहे हैं, 2-2 साल होने के बाद भी आता है, उनका इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर का डाउट लेके। ओके, वो कंडीशन तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। करेक्ट, तो एडमिशन करवाना इट इज़ नॉट एन बिग इश्यू। मतलब सीईटी, जेईई, नाटा, एनडीए, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरने से लेके उनका एडमिशन फॉर्म भरने तक, ये पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो क्या हो रहा है, स्टार्ट टू एंड, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम डिसाइड करने से लेके, एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से लेके, एडमिशन करवा के देने तक, ये पूरा स्टेप टू एंड प्रोसेस 100% गाइडेंस हम लोग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रही है। और इसका फ़ायदा बहुत से पेरेंट्स को ये डिफरेंस जिनका बड़ा बेटा या बेटी या फिर अपने घर में नहीं। नहीं, जो आपने बोला ना, ये मैं भी एग्री करता हूँ। इवन मेरी सिस्टर, उसने भी जब इंजीनियरिंग किया ना, या अभी मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मम्मी-पापा को इतना नॉलेज नहीं था। तो जैसे आपने बोला ना कि वो नॉलेज है ही नहीं। मतलब हम जब वो टाइम पे फेस कर रहे थे कि किस दा मार्केट में, जैसा आपने जो बताया कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स अवेलेबल है, वो नॉलेज और कॉलेज का सपोर्ट, मतलब कौन-सा कॉलेज लेना है, उसमें कौन-कौन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये मार्केट में बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता है सर। ये जो आपने बोला ये करेक्ट है सर। और क्लासेस का फीस हुँ, कुछ लाखों में, साइंस का थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। साइंस प्लस एंट्रेंस एग्जाम का कुछ लाखों में क्लासेस का फीस भरना, ओके? और उसके बाद ये एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए या डोनेशन के लिए फिर से लाखों भरना। ओके, ये डबल प्रॉब्लम या डबल एक्सपेंसेस में पेरेंट्स फँसते हैं। अपने यहाँ का पेरेंट कॉलेज डोनेशन तो दूर की बात है, कॉलेज का फीस भी पूरा नहीं भरना पड़ता है, वो भी हम लोग हाफ फीस में एडमिशन लेते हैं, फ्री के देते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस है, ऐसे कुछ सर प्रिपरेशन। लेकिन मेरा जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था कि कुछ पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स नहीं, कुछ पेरेंट्स का ऐसा अप्रोच रहता है, लाइक वो एक एक क्लासेस देखेंगे, दूसरा क्लासेस देखेंगे, तीसरा क्लासेस देंगे, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या पढ़ा रहे हैं, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक क्लासेस अगर ज़्यादा फीस ले रहा है ना, और दूसरा क्लास कम फीस ले रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है सर जो ज़्यादा फीस ले रहा है ना, वो पता नहीं क्या उनको ऐसे बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कम फीस ले रहा है, एक अफोर्डेबल फीस दे रहा है, उनको लगता है कि सर ये क्लासेस जो है वो इतना कुछ खास नहीं पढ़ा पाएगा। तो सर इस पे आपका क्या बोलना है? एक्चुअली पेरेंट्स के दिमाग में ना आजकल स्टेटस है, ये एक स्टेटस सिंबल सेट हुआ है कि ये नाम बताया तो पब्बों में ऐसा, हाँ ये क्लास लगाया, तो ये कॉलेज जा रहा है, ओके? सो ये दिमाग में है, बट बेसिकली वो ब्रांड का पैसा है, ओके? वो उनके नाम का पैसा है। स्टडी मटेरियल सेम है, टीचिंग क्वालिटी सेम है, बाकी सपोर्ट उल्टा वो कम दे रहे हैं क्योंकि उनको उतने टाइम में प्रोफेशनली या कमर्शियली खत्म करना है, करेक्ट, ओके? वो आपके स्टूडेंट के पीछे नहीं लगेंगे, स्टूडेंट के साथ बैठेंगे नहीं। लाइक दे आर वर्किंग एज़ अ सर कॉर्पोरेट, यस, 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 दिस इज़ करेक्ट। और दूसरी बात कैसा है कि उनके पास एक बड़ा इंस्टीट्यूट होने की वजह से ना आउटसोर्स है, ओके? वी आर इन हाउस प्रोफेसर्स, ओके? वी आर फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सो मुझे पेमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू किसी को एक अंदर की बात है, बट पेमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे किसी को उठा के देना नहीं है, ओके? करेक्ट, वी आर फाउंडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, ओके? तो वी कैन गिव गुड क्वालिटी एजुकेशन विद अ मिनिमम पॉसिबल फीस। दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? जब मैं अगर किसी अभी मैं बहुत सारे मुंबई के इंस्टीट्यूट्स में, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में एज़ अ गाइडेंस लेक्चर्स जाता हूँ, ओके? मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू एज़ अ इंटरनेशनल स्पीड मैथ्स ट्रेनर, ओके? और उनको जब मैं गाइडेंस लेक्चर आई चार्ज अ ह्यूज अमाउंट, ओके? तो वो अमाउंट वो कहाँ से लेंगे? स्टूडेंट से, तो उनका फीस इंक्रीज़ होता है। पर ये फ्री में मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, ओके? तो उसके लिए वो गाइड उन्हें अगर मोटिवेशनल कुछ पता हो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स में, तो उसका कोई मैं फीस नहीं चार्ज कर रहा हूँ। वो तो जो पेरेंट ने पे किया है, उसी ने वो तो कवर। इवन बड़े जो ब्रांड्स हैं सर, उसमें ओनर्स कभी मिलेंगे नहीं। डाउट अगर अगर किसी को पूछना है, तो सर डाउट कैसे, मतलब क्लियर हो जाते हैं वहाँ पे? कैसे होता है? और ये अपने क्लासेस में कैसे अलग इनिशिएट होता है? गुड पॉइंट। एक्चुअली अभी 4 दिन पहले का एग्ज़ाम्पल है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट का था। तो
वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट है, डाउट है, तो यू हैव टू कॉल ऑन अ टोल फ्री नंबर। ओके, ओके, सो आपको वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। यस, और वो 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, वो जो ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन से आप हिंदी के लिए दबाएँ या इंग्लिश के लिए दबाएँ। हाँ, और एक कंप्लेंट नंबर मिलता है ओके, और वो कंप्लेंट नंबर के हिसाब से आपका कंप्लेंट रिज़ॉल्व होता है। तो अगर मेरा हाथ का कंप्लेंट है, ओके, और अगर वो विदिन अ मंथ, विदिन 2 मंथ्स अगर रिज़ॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो कंप्लेंट नंबर लेने मतलब फिर से टोल फ्री नंबर पे कॉल करो। फिर दूसरा टॉपिक फिर दूसरा डाउट। दूसरी बात, जिसने मेरा एडमिशन लिया है, वो इंस्टीट्यूट के जो भी मैनेजमेंट टीम है, वो वहाँ पे होगा ही 2 महीने बाद, ये भी गारंटी नहीं। यही डिफरेंस अपने यहाँ है। आप आपको जो भी कंप्लेंट है, वो डायरेक्टली मेन पर्सन से जाके बात कर सकते। जो भी डाउट्स है आप जाके क्लियर कर सकते सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ओनर इज इन टीचिंग। हाँ। सो स्टूडेंट कैन शेयर एनीथिंग हुँ, एंड दैट विल गो टू ओनर डायरेक्टली। ओके, आपके स्टूडेंट का क्लासरूम का बिहेवियर क्या है, ये भी ओनर को पता है, क्योंकि वो टीचिंग में है, सिर्फ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बैठ के एडमिशंस नहीं करा रहा है। ओके, तो दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। सर जैसे आपने बताया कि ओनर्स भी अवेलेबल हैं, तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अगर बहुत से पेरेंट्स सोहम एजुकेटर जॉइन कर रहे हैं, विधान फाउंडेशन जॉइन कर रहे हैं, तो जैसे हम फर्स्ट टाइम इन 2025 वी आर स्टार्टिंग साइंस, तो क्या अगर कोई पेरेंट्स ऐसा सोच रहा है कि भाई ये हमारा फर्स्ट ईयर है सोहम एजुकेटर का साइंस, तो क्यों रिस्क ले हम सोहम एजुकेटर के साथ? 2 साल का सवाल है, इनका करियर है इसके ऊपर। तो ये जो रिस्क फैक्टर है सर, सोहम एजुकेटर के साथ साइंस में जॉइन करना, तो क्या ये रिस्क है या एक मिथ है जो क्रिएट किया जा रहा है? इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? एक्चुअली विधान फाउंडेशन is running science institute from last 15 years current, okay. सोहम एजुकेटर के साथ वो डोंबिवली में फर्स्ट टाइम आ रहा है, बट उसका बाकी पूरा बैकग्राउंड ये 15 साल पुराना है। ये पेरेंट्स को जनरली यस, पता होना चाहिए, हाँ। रिजल्ट्स 15 ईयर्स से कंटिन्यूअसली है। अपने पास 100% एडमिशन का रिकॉर्ड है। ओके, टीचिंग फैकल्टीज 15 ईयर्स पुरानी है, मतलब हर टीचिंग फैकल्टी को उतना एक्सपीरियंस है, और वही पूरा सिस्टम लेके हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। सिर्फ जगह नया है। इन शॉर्ट, अगर मैं हर साल ये ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स भी 10-10 ब्रांचेस ओपन करते हैं, करेक्ट, तो वो जहाँ पे ब्रांच ओपन करे, हम लोग ऐसा तो नहीं सोचते कि वहाँ पे उनका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है। उनका बाकी एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाता है। सेम केस विद सोहम एजुकेटर के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, बट अपना एक्सपीरियंस पूरा साथ लेके आ रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस को आप देखो, दैट इज इट। हाँ, तो वही चीज़ है ना सर कि बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि मतलब सोहम एजुकेटर साइंस स्टार्ट किया, तो क्या होगा हमारा? तो वही चीज़ था सर कि आपसे जस्ट जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, ये चीज़ें एज़ अ पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को कन्वे करना बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक आज के लिए जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है, तो आप एक बार क्लासेस में आइए और डिटेल में, इससे भी और ज़्यादा डिटेल में आप क्या करिए, डाउट क्लियर किए। अगर आपके माइंड में और भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरी है, आप आइए। हम क्लासेस के लिए नहीं बुला रहे आपको कि क्लासेस जॉइन करिए, नहीं। आप आइए और गाइडेंस लीजिए एक बार, बिकॉज़ आपका करियर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके लिए आज का सेशन जो है हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए, थैंक यू, अपने थैंक टाइम यू शानाज। एंड जस्ट वन मोर एडिशन टू इट, मैं खुद वो गाइडेंस के लिए आपको मिलूंगा, आप यस, तो दैट इज योर वेरी एक्सक्लूसिवली। यस, डेफिनेट, यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो